हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें जो टॉपिक पढ़ा था वो था फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाई थी और उसमें जो है करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था, तो उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था तो ये हमने पढ़ा था और उसकी डायरेक्शन निकाली थी हमने फोर्स की फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो जो ये टॉपिक हमने पढ़ा था ये टॉपिक जो है बेसिक का काम करता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए। अब इलेक्ट्रिक मोटर को हम डीसी मोटर भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर से मतलब क्या है? देखो, जैसे हम अपने सीलिंग फैन होते हैं, छत के पंखे हो गए, टेबल फैन हो गए, ठीक है, ग्राइंडर होता है घर में, मिक्सी होगी, वॉशिंग मशीन होगी, तो इन सब में क्या है, जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर है और उसी का वो बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो आज हमें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में ही पढ़ना है। क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसके जो स्ट्रक्चर है या फिर कंपोनेंट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो पढ़ना है हमने, वर्किंग क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर की ये पढ़ेंगे, यूजेस क्या है इलेक्ट्रिक मोटर के वो पढ़ेंगे, और जो कमर्शियल स्केल पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है उसमें मतलब क्या क्या पार्ट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ना है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर को आप डीसी मोटर भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है आने के, क्योंकि इस चैप्टर में जो और 5 मार्क्स के जो टॉपिक्स थे वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, और यही टॉपिक बचता है जो इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक भी है और डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिलने के 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और इस वीडियो को भी, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इसमें मैकेनिकल एनर्जी में, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, द डिवाइस दैट converts electrical energy into mechanical energy is called इलेक्ट्रिक मोटर। तो एक ऐसी डिवाइस, कौन सी डिवाइस? दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करती है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आप यहां से भी आ जाते हो, देखो E मीन्स इलेक्ट्रिक यहाँ पे और M मीन्स मोटर है। E से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझना और M से आपने मैकेनिकल एनर्जी समझना है। तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है, जो डिवाइस उस कन्वर्जन को फॉलो करती है उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, वो डायरेक्ट आपने यहां से आगे की, यहां से E लिखा है पहले, तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बाद में मोटर के लिए M लिखा है तो बाद में मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि कन्वर्जन E से M करना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी आपने कन्वर्जन करना है, और जो कन्वर्जन जो डिवाइस फॉलो करती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। एग्जांपल्स आप बोल सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया हमारे घर में, सीलिंग फैंस हो गए, ठीक है, टेबल फैन हो गया, ग्राइंडर हो गए, मिक्सर हो गए, ठीक है, एंड वॉशिंग मशीन होगी, ये सब इसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जांपल्स हैं। जो बच्चों की कार आपने देखी होगी, जो इलेक्ट्रिक कार आती है, छोटी छोटी सी कार होती है, रिमोट कार हम बोलते हैं,
तो उन जो रिमोट कार में भी जो छोटी सी आपने बैटरी वो एक मोटर देखी होगी, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर ही होती है, ठीक है। तो अब वो क्या है, बिल्कुल एक मतलब खिलौने टाइप के वो भी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर स्मॉल स्केल पर, हम लार्ज स्केल पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। उसका कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो सब कुछ हमने पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है। तो उससे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल हमने क्या कहा था, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें क्या कहा था हमने, यानी कि फोर्स जो एक्ट कर रहा था एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, वही इस इलेक्ट्रिक मोटर के लिए बेसिक प्रिंसिपल का काम करता है। तो हम बेसिक प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग conductor is placed in an external magnetic field, it experiences फोर्स, ठीक है। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं कहां, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स, और दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग के लिए वही फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आप लिखोगे इसमें, एंड दैट फोर्स is responsible for the working of electric motor, ठीक है। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या फील करता है, एक फोर्स फील करता है, और वही फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ये आपने बेसिक प्रिंसिपल बताना है। और जब हमने ये टॉपिक करा था कि जो हम फोर्स जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे उसकी डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखी थी, और हमने ये कहा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो हमने यहाँ पर भी क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखनी है, जिससे क्या है मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा और मैक्सिमम वर्किंग रहेगी इलेक्ट्रिक मोटर की, ठीक है। तो अब जो हम इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके लिए हम पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी, पहले डायग्राम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बना लेना है, ठीक है। और इस साइड आपने क्या करना है, एक साउथ पोल बना लेना है, ठीक है, मैग्नेट का ये साउथ पोल, ठीक है। अब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर क्या है, देखो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग कैसे हैं, या तो आप ये समझो कि इधर पूरा मैग्नेट है, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल इस साइड है, और इधर भी एक कोई पूरा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसका साउथ पोल इस साइड है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, या फिर आप इसको होर्स शू मैग्नेट समझ सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों पोल्स में से देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको होर्स शू मैग्नेट समझना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि होर्स शू मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, इस तरीके से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसमें से एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपने इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में रख देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करा,
दो पोल्स लिए मैग्नेट के, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गई। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है और इस कॉइल का आपने नाम दे देना है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस कॉइल में से हमें करंट पास करवाना है। उस करंट को पास करवाने के लिए देखो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे। किसके साथ कनेक्ट करेंगे, स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। दीज आर स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, आपने इस तरीके से स्प्लिट रिंग्स बना लेनी है। ये क्या होती हैं, स्प्लिट रिंग्स होती हैं। इन स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रश, कार्बन के ब्रशेस होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कार्बन ब्रशेस होते हैं। दीज आर कार्बन ब्रशेस। और फर्दर इन कार्बन ब्रशेस को जो है बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर। तो हमने क्या क्या बनाया है, ये मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने के लिए दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करती है, हम यहाँ पे बताते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। और देखो अब करंट देखो कैसे फ्लो करेगा, जैसे करंट क्या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है करंट, तो करंट यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो पहले करंट यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पर इस तरीके से करंट आ जाएगा फर्दर। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा करंट चलता रहेगा। फिर जो यहाँ पर ये जो हमने क्या बनाया है, रिंग्स बनाए हैं, स्प्लिट रिंग्स, इनको हम बोलते हैं R1 और R2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये हमने कार्बन ब्रशेस बनाए हैं, इनको आप C1 और C2 से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या बताया यहाँ पर, जो यहाँ पर R1 एंड R2 ये क्या है, स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग्स इनको आप क्या बोल सकते हो, कम्यूटेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो C1 और C2 आपने दिखाए हैं, ये क्या है, C1 और ये क्या है, C2। जो C1 एंड C2 है, ये क्या है, R कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कार्बन ब्रशेस हैं। और जो स्प्लिट रिंग्स हम बता रहे हैं R1 R2, ये क्या करते हैं, रोटेट करती रहती हैं कंटिन्यूअसली। और ये जब रोटेट करती हैं तो ये जो कार्बन ब्रशेस जो हैं, इनके साथ रब होते हैं, तो इस तरीके से टच में रहेंगे इनके। ठीक है, कार्बन ब्रशेस। और तो ये कार्बन ब्रशेस टच में रहने से कार्बन क्या होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से हम यहाँ पर कार्बन का यूज करते हैं, दूसरे किसी एलिमेंट का यूज नहीं करते ब्रशेस में। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी होती है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से हम यहाँ पर कार्बन ब्रशेस का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स क्या करेंगे, रोटेट होंगी। अब देखो कंडक्टर में से करंट कैसे पास कर रहा है, इस तरीके से इधर जा रहा है, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और करंट जो है इस डायरेक्शन में है। देखो हमने क्या कहा था कि जो फोर्स, हमने देखो कि हम इस पार्ट की बात करते हैं ए बी। ठीक है, ए बी साइड है और ये सी बी साइड है। अब ए बी साइड में करंट ऊपर की तरफ है, सी बी साइड में करंट नीचे की तरफ है। पहले स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, तो जब हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, वो हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। उसमें हमने क्या कहा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपने जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। ठीक है, लाइक दिस। देन हमने क्या कहा था, डायरेक्शन के लिए हमने क्या याद रखा था, FMC। F मीन्स फादर, M मीन्स मदर एंड C मीन्स चाइल्ड। इस तरीके से हमने याद रखा था, फादर देन मदर देन चाइल्ड। क्लियर। तो हमने क्या कहा था, F मीन्स फोर्स, M मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड C मीन्स करंट। तो हमने बोला था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड का थंब है वो हमारी डायरेक्शन बताएगा फोर्स की, एंड जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में बताती है। तो पहले अगर हम CD साइड की बात करते हैं, जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें जो CD पार्ट है इसकी बात देखो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये जो हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ टू साउथ ही जा रही है। ठीक है, जो करंट है वो किस डायरेक्शन में, करंट जो है नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, करंट किस डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में। अब आपने क्या समझना है, जो हमने ये कॉइल रखी हुई है, ये कुछ
दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इनके बीच में ये इस तरीके से कुछ रखी हुई है, इनकी बोर्ड के अंदर आपने समझना है रखी हुई है। अगर ये बोर्ड के अंदर रखी हुई है तो ये जो करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है ये बोर्ड से बाहर आती हुई दिखेगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ये दो पोल्स इस तरीके से समझने हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, ठीक है, आप ऐसे जो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और इनके बीच में क्या है, अगर मैं इस तरीके से रखूं, ठीक है, ये कॉइल जो है हमने इस तरीके से रखी हुई है ए बी सी डी, ठीक है। तो अब इसमें से देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मेरे इस हैंड से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, उस तरफ जा रही है, ठीक है, और इसमें से करंट अगर ये अब हम इस पार्ट को ए बी साइड बोल रहे हैं, इसको सी डी बोल रहे हैं, तो ए बी में डायरेक्शन जो करंट की वो अंदर की तरफ है, इनसाइड द बोर्ड आपने समझनी है, और सी डी में से जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से समझनी है, आप लोगों की तरफ समझनी है कि वो बोर्ड से बाहर आ रही है करंट की डायरेक्शन, क्लियर। तो हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो उस तरफ है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो आप लोगों की तरफ आ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द बोर्ड। देन फोर्स की डायरेक्शन कहां रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है, सीडी पार्ट में फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। यहां पर क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो उसी तरफ है, लेकिन यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ, लेकिन करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे की तरफ होगी इसमें, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, ये हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। तो यानी कि इसके जो ए बी पार्ट है इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और सी डी पार्ट में फोर्स ऊपर की तरफ। जब मैं क्या कह रहा हूं, देखो हमने इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, इन दो पोल्स के बीच में, अब इस साइड के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और इस साइड की फोर्स ऊपर की तरफ, यानी कि इसको फोर्स नीचे करने की कोशिश करेगा और इसको फोर्स जो ऊपर करने की कोशिश करेगा। तो ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से चलेगी। ये मूवमेंट कैसी होती है, दिस वन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस मूवमेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपनी तरफ से देखो कैसी मूवमेंट है ये, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लियर। ये कैसी मूवमेंट हो रही है, इसको यहां पे समझो, ये मूवमेंट कुछ यूं हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये मूवमेंट कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो दोबारा देखते हैं, ये हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा, देखो ये ए बी साइड है, ये सी डी साइड है। ए बी साइड में जो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फोर फिंगर उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, करंट की डायरेक्शन हमारी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी, तो करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, फोर्स पुश करेगा नीचे की तरफ। और इस साइड में क्या हो रहा है, सीधी साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड तो वही नॉर्थ टू साउथ है, उस तरफ ही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, आपकी तरफ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड तो फोर्स किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है, यानी कि ये साइड को फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है, इस साइड को फोर्स नीचे की तरफ पुश कर रहा है, इसको फोर्स ऊपर पुल कर रहा है, इसको फोर्स नीचे पुश कर रहा है, क्लियर। तो ये इस तरीके से मूव होगा, क्लियर। दिस मूवमेंट आपने देख लिया, कैसे आप लोगों की तरफ से कैसी मूवमेंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये फोर्स जो है उसको रोटेट करवाता रहता है, ठीक है। तो रोटेट जब होगा, तो जैसे रोटेट होकर एक पहले हाफ में क्या होगा, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि रोटेशन हो गया, तो रोटेशन होकर पहले हाफ में ये एक दूसरे किस तरीके से आएगी, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाफ में ये पूरा चेंज हो जाएगा, सीडी साइड इस तरफ, एबी साइड इस तरफ। अब सीडी साइड में क्या है, सीडी साइड में तो यही है, करंट की बैटरी की पोलैरिटी तो वही है ना, बैटरी की पोलैरिटी तो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ये साइड चेंज हो रही है। अब पहले सीडी में जो करंट था वो नीचे की तरफ था, यानी कि आपकी तरफ आ रहा था बाहर, और अब क्या है, सीडी इस तरफ चला गया, तो अब जो इसमें करंट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो बस सीडी, इनका नाम चेंज हो रहा है, अदरवाइज करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी। अब सीडी इस तरफ आ रहा है तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा। फर्दर अब ये सीडी था, देखो हमने इसको ए बी एंड सीडी बोला था, अब ए बी तो इस तरफ चला गया, उस तरफ ए बी चला गया, सीडी इस तरफ आ गया, फर्दर ऐसे ही चलेगा, फिर कोई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लगाओगे और फोर्स के हिसाब से चलता रहेगा, और ये मूवमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक बैटरी में से आपको करंट मिलता रहेगा, ठीक है। जब तक सोर्स रहेगा तब तक ये मूवमेंट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कैसे यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट चलती रहती है और इलेक्ट्रिक मोटर जब वर्क करती रहती है जब तक बैटरी यहाँ पर रहती है, ठीक। तो आपको ये चीज समझ में आई है, तो आप इसको क्या करो, दोबारा अपने आप अकॉर्डिंग जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने की कोशिश करें। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ,
कि हमने इनकी प्लेसिंग किस तरीके से करी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी जगह, तो मैंने मान लिया कि ये मेरा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल दिस राइट हैंड मेरा, और ये लेफ्ट हैंड जो है साउथ पोल, ठीक है। आप इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। राइट हैंड जो है मेरा, ये क्या बता रहा है, नॉर्थ पोल, और जो लेफ्ट हैंड है ये साउथ पोल बता रहा है, इस तरीके से। और इसमें जो हमने कॉइल रखी है, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, वो इस तरीके से रखी है, ना कि इस तरीके से। दिस इज नॉट लाइक दिस इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर रखे हैं एक दूसरे के, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों रखे हैं, क्योंकि हमने फ्लेमिंग्स लैब में रूल में पढ़ा था, जब हम करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, वो मैक्सिमम फोर्स होता है। और हमें जो है इलेक्ट्रिक मोटर को वर्क करवाने के लिए मैक्सिमम फोर्स चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स होगा तभी तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे इस तरीके से मूव करेंगे। अगर मैक्सिमम फोर्स ही नहीं होगा तो वो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी, वहां पर वो रोटेट ही नहीं कर पाएगा। अगर रोटेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क नहीं करेगी। इसलिए मैक्सिमम वर्क के लिए हमें परपेंडिकुलर रखना है एक दूसरे को, ठीक है। तो हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा। अब हमने देखा बैटरी की पोलैरिटी, बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारे इस कॉइल के साथ, वो कनेक्टेड किसके साथ है, कार्बन ब्रशेस से। और ये कार्बन ब्रशेस फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, R1 और R2 स्प्लिट रिंग से। तो हमने क्या कहा, जब जैसे ही ये मूवमेंट होगी इस तरीके से, तो फर्स्ट हाफ में इस तरीके से चले जाएगी, AB नीचे CD नीचे। तो जैसे ये मूवमेंट जाएगी तो ये रिंग R2 ऊपर, R1 नीचे हो जाएगी, रिंग्स भी ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो इनके बीच में स्पेसेस हैं, कार्बन ब्रशेस इसमें आ जाएंगे, यानी कि इनका कॉन्टैक्ट जो है कार्बन ब्रशेस से टूट जाएगा, क्योंकि जैसे ही मोटर इस तरीके से ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से, तो जो यहाँ पर रिंग्स लगी हुई थी, रिंग्स एक रिंग इधर थी एक रिंग इधर थी, तो उनका कॉन्टैक्ट भी, जो कार्बन ब्रशेस तो यहीं रहेंगे अपनी जगह पर, देखो कार्बन ब्रशेस तो यहीं पर है, इस तरीके से कार्बन ब्रशेस हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ये ऊपर चलेंगे, कार्बन ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया इनका। कार्बन ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट टूटने का मतलब क्या है, बैटरी की पोलैरिटी के साथ, बैटरी के साथ कनेक्शन टूट गया। बैटरी के कनेक्शन टूटने के साथ इसमें जो करंट है वो जीरो हो जाता है। लेकिन इसके पास इतना एम्पलीट्यूड या एक्सेलरेशन होती है कि क्योंकि फोर्स हमने मैक्सिमम अप्लाई किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखे, तो यहाँ पर जो आप बोलोगे एक्सेलरेशन होती है वो इतनी मैक्सिमम होती है कि ये ऑटोमेटिक जो है अपनी रोटेशन दोबारा से क्या इस तरफ ले आता है, और यहाँ पर आते ही इस पोजीशन में आते हैं, R2 इधर आ जाता है, R1 उधर चला जाता है। फिर फर्दर करंट इसको मिल रहा है बैटरी से, क्योंकि कार्बन ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है। फिर फर्दर मूवमेंट यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो इसको मतलब पूरा अच्छे तरीके से कैसे लिखना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से लिखेंगे पूरा आपको रिटर्न में करवाऊंगा मैं। अभी के लिए आप इसको समझने की कोशिश करें, जब आपको इमेजिन करोगे उतना ही आप समझ पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स में और आना ही आना है, इसको मतलब बिल्कुल श्योर है 99%, तो 1% चांसेस कुछ भी उससे 99% ये श्योर है एग्जाम में आना है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए और स्ट्रिक्टली अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो इसकी हमने कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट्स यूज करे हमने, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड ये हमने करंट कैरिंग कॉइल ली है, हमने कार्बन ब्रशेस बताए हैं, स्प्लिट रिंग्स बताई है, बैटरी, इन सभी का हम काम बताएंगे कि क्या इनका क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को अच्छे से रिटर्न में करेंगे और इसके यूजेस भी पढ़ेंगे। थैंक यू।